हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स में एक नया टॉपिक का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बाद का टॉपिक डेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हमने एक्सरसाइज 7.7 एनसीईआरटी का क्लियर कर लिया है और उसके बाद हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है डेफिनिट इंटीग्रेशन की। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज का नाम है 7.8, बट हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्या है बेसिकली इंट्रोडक्शन और इनडेफिनिट को डेफिनिट कैसे इन्होंने कहा, जबकि इंटीग्रेशन सेम होता है तो कैसे डेफिनिट कह दिया। तो लाइक अगर हमारे पास इंटीग्रेशन है एफ एक्स डी एक्स, हमारे पास एक इंटीग्रेशन है एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, और जो लाइक आता है जी एक्स प्लस सी। हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स जिसका इंटीग्रेशन क्या आता है जी एक्स प्लस सी। अब इसको अगर किसी इंटरवल में क्लोज बाउंड कर दें, किसी इंटरवल में अगर इसको बाउंड कर दें, लाइक लाइक इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए बी। अगर ए बी में कंटिन्यूअस है तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे कि इंटरवल लगा देते हैं, ए बी में हमारा फंक्शन अब इंटीग्रेट होएगा। किसमें इंटीग्रेट होगा स्टूडेंट? ए और ए टू बी में इसको पढ़ने का क्या तरीका है? इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, इसको लिख देंगे अभी। बट अब यहाँ देखें राइट में क्या आ जाएगा, राइट में अगर हो गया है इंटीग्रेशन तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई हो जाता है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई हो जाता है। अच्छा, इसमें स्टूडेंट नीचे वाले को लोअर लिमिट, ऊपर वाले को अपर लिमिट बोलेंगे, ये भी अभी राइट कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या किया कि कंटिन्यूअस था अगर ए बी में, तो ए बी में इसका इंटीग्रेशन करने की कोशिश की, और ए बी क्लोज ए बी में अगर इंटीग्रेशन किया तो जी एक्स प्लस सी का लिमिट लेंगे, और लिमिट लेंगे तो ए बी में ओपन होगा। तो सबसे पहले अपर लिमिट ओपन होता है, फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट अगर ओपन करते हैं तो हमें मिलेगा जी बी प्लस सी, और अगर लोअर लिमिट ओपन करेंगे तो जी ए प्लस सी। स्टूडेंट ध्यान से देखें, सी कैंसल, आ गया आंसर जी बी माइनस जी ए। अब एक बात स्टूडेंट, अगर इसमें आप ध्यान से देखें तो कोई सी नज़र नहीं आ रहा होगा, कोई सी नज़र नहीं आ रहा है। अगर सी नज़र नहीं आ रहा है, जब तक हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे तब तक बार बार मैं बोलता था कि नहीं सी लगाओ, सी लगाओ, सी लगाओ, तभी यह इंडेफिनिट होगा। बट अब यहाँ पे अगर कोई सी नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब देयर इज नो सी, और अगर सी नहीं है तो वैल्यू डिफिनिट है। तो इसका मतलब है कि अगर सी नहीं है तो वैल्यू डिफिनिट है। तो जब जब सी होगा तब तक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और जैसे ही सी गायब होगा तब हम बोलेंगे कि हमारा इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। तो अब कुल मिला के हमें बाउंडेड रीजन में एरिया निकालना है या फिर बाउंडेड रीजन में डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है, जिसकी वजह से अब देयर इज नो सी मिलेगा। तो लिख देते हैं देयर इज नो सी, देयर इज नो सी, सो इट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट, देयर इज नो सी, इसकी वजह से इसका नाम क्या होता है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की स्टोरी में 3 एक्सरसाइज हमने पढ़ना है। एक्सरसाइज 7.8, 7.9, 7.10। पहली एक्सरसाइज स्टार्टिंग है स्टोरी की, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी। तो पहले स्टोरी की स्टार्टिंग है, तो जिसमें हमें केवल वैल्यू वैल्यू रख के बस देखना है कि कैसे कैलकुलेट वगैरह करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो हमने लिख रखा है ना, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ स्टूडेंट, इसी का नाम होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इसका नाम क्या होता है स्टूडेंट? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, या फिर एरिया फंक्शन भी बोलते हैं। ये एरिया फंक्शन ये कुल मिला के, अभी हम इस पे इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताएंगे तो फिर बताएंगे कि क्या है ये एरिया फंक्शन है, और एरिया फंक्शन है, और इसका पूरा नाम क्या इन्होंने दे रखा है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो लिख देता हूँ, बेसिकली इसका क्या नाम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, कैलकुलस। स्टूडेंट्स, ये कैलकुलस बात समझ में आ रही होगी कि ग्राफ या ग्राफ से रिलेटेड सारी चीज़ों को हम कैलकुलस में पढ़ते हैं। जैसे हमारी क्या कैलकुलस की स्टोरी स्टार्ट होती है लिमिट से, लिमिट के बाद डिफरेंशियबिलिटी आती है, डिफरेंशियबिलिटी के बाद आता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बाद एरिया अंडर कर्व, और उसी में आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी बहुत ढेर सारी चीज़ें आती हैं। तो उन सबको मिला के एक बुक मैथ की बनती है जिसका नाम है कैलकुलस। तो कैलकुलस समझ में आ गया होगा, और ये जो है थ्योरम, इसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता है, ऐसे ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। हाई स्कूल में पढ़ते हैं स्टूडेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। नाम क्या होता है?
बस बड़ा इजी है, एफ एक्स डी एक्स ए टू बी में इज इक्वल टू जी बी माइनस जी ए। अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स है और उसका इंटीग्रेशन जी एक्स है तो उस कंडीशन में अब हमारे को ये जानना है कि ए और बी क्या है। तो ए बी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, ए बी क्या है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, जिसमें बी को अपर लिमिट, बी को क्या बोलेंगे, अपर लिमिट, अपर लिमिट, और ए को भी स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। बी को अपर लिमिट, ए को लोअर लिमिट। हमेशा जब भी लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट पहले आएगा, लोअर लिमिट बाद आएगा, अपर लिमिट पहले आएगा, लोअर लिमिट बाद में आएगा। और इसका नाम ही होता है, इसे एरिया फंक्शन भी बोलते हैं स्टूडेंट, एरिया फंक्शन, या एरिया एक्स ऐसे लिख सकते हैं, एरिया फंक्शन। इट मीन्स एरिया फंक्शन नजर आ रहा होगा कि ये कुल मिला के एरिया के बारे में बताता है। अब कैसा एरिया, तो एरिया के बारे में जो बताएगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग, देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसका। स्टूडेंट्स अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें, डेफिनेट इंटीग्रेशन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें, तो ये बेसिकली बताता क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले ग्राफ से, फिर उसको लिख लेंगे। तो ग्राफ में क्या है दिख रहे हैं, अगर हमारे पास कोई एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, एरिया निकालने के लिए हमारे पास 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री होनी चाहिए और वॉल्यूम निकालने के लिए 3 डायमेंशन, बट हमें दो दो की जरूरत है एरिया के लिए। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, हमारे पास कोई शेप बना हुआ, एक कर्व है, ये कर्वेचर है, और इस कर्वेचर के अंडर एरिया चाहिए, इस कर्वेचर के अंदर हमें एरिया चाहिए, सपोज दैट इतने पार्ट का, कितने पार्ट का। तो ये रेक्टिलिनियर फिगर तो है नहीं, क्योंकि हम अ, अभी तक जितना भी एरिया निकालते थे वो रेक्टिलिनियर फिगर होते थे या कुछ कर्व होते थे, जैसे सर्कुलर सर्कल हो गया तो वो फिक्स होते थे। लेकिन अगर रेक्टिलिनियर और कर्व दोनों मिला के तो मामला मुश्किल हो जाता है। लाइक ये रेक्टिलिनियर भी नहीं है और कर्व भी, देख रहे हैं ऐसे कर्व है और फिर ये दोनों लाइनें रेक्टिलिनियर हैं। तो इस कंडीशन में जो एरिया होता है एग्जैक्ट तो नहीं मिलता, लिमिटाइजेशन हम की तरह निकालते हैं, बट जब भी हमारे पास फिक्स शेप होता था तो एरिया हम निकाल पाते थे फार्मूले से। लेकिन जब फिक्स शेप नहीं होगा तो उस कंडीशन में हमें एरिया कौन देगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये बेसिकली क्या बताएगा, एरिया फंक्शन है। तो एरिया फंक्शन है तो ये ज्योमेट्रिकल सम ऑफ एरियाज के बारे में बताएगा। इसका मतलब इसके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के हम एरिया निकालते हैं, छोटे छोटे स्ट्रिप्स में बांट के हम एरिया निकालते हैं। अब x इक्वल टू ए पे, x इक्वल टू बी पे हमें एरिया चाहिए। इस कर्व का या इस कर्वेचर का x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी पे हमें क्या चाहिए, एरिया। अब एरिया निकालने के लिए फार्मूला यही है, एफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। एफ फ्रॉम ए टू बी, एफ एक्स जो है ए टू बी में एफ एक्स डी एक्स क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ दिस कर्वेचर फ्रॉम ए टू बी। तो आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा, ये अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज के बारे में बताता है। तो यहाँ लिख देते हैं क्या बताता है, बेसिकली ये अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज, अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज। अच्छा, कंडीशन ये है कि ये जो ए और बी इसके बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। हाँ, ए बी में फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। इन क्लोज ए बी एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा गारंटेड चीज़ नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं होगा तो ब्रेक ब्रेक करके हम एरिया निकाल लेते हैं, लेकिन हम परेशान नहीं होंगे। हमें यहाँ सीधे पहले कह देना कि कंटिन्यूअस होगा तो हम निकालेंगे। तो एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए ए बी में। तो ये क्या बताता है, अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज, अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज। इस मीन्स एरिया का अलजेब्रिक सम बताता है। अलजेब्रिक सम कोई बहुत मुसीबत चीज नहीं है। अलजेब्रिक सम का मतलब होता है जैसे हम अलजेब्रा में ऐड 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 करते हैं ना, तो उसी का मतलब है अलजेब्रिक सम। मीन्स हम नंबर को ऐड करते थे तो नंबर का सम होता था। अलजेब्रा मीन्स वेरिएबल और कांस्टेंट वगैरह को मिला के ऐड करेंगे तो वो अलजेब्रिक सम हो जाएगा। तो अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज किसके किसके बीच का, स्टूडेंट तो ध्यान से देखें, x इक्वल टू से x ए से x इक्वल टू बी के बीच का, उसके बाद x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी ए, और x एक्सिस x इक्वल टू ए x इक्वल टू बी और x एक्सिस से इनक्लोज, x इक्वल टू ए x इक्वल टू बी और x एक्सिस से इनक्लोज। तो x इक्वल टू ए x इक्वल टू बी एंड x एक्सिस से इनक्लोज, x एक्सिस इनक्लोज। ये हो गए हमारी स्टोरी में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियरली समझ में आया होगा कि हमें कैसे मूव करना है, ज्योमेट्रिकली या फिर थ्योरेटिकली, क्योंकि हम हमें तो इंटीग्रेशन करके फट से वैल्यू रखनी है। तो ये बस ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग था और आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्या है
ज्योमेट्रिकल मीनिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन का। कुल मिला के ज्योमेट्रिकल मीनिंग का क्या है मतलब है एरियाज सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज। हर बार ये इसी का एरिया बताता है। वैसे जो फिक्स शेप होते थे हमारे पास रेक्टिलिनियर, उनका एरिया तो हम फार्मूले से निकाल लेते थे, लेकिन जब शेप फिक्स नहीं होता है तो उस कंडीशन में एरिया ये काम करता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्रू फाइंड करते हैं। तो आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब बात करेंगे हम लोग एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का नाम क्या है? 7.8। तो करते हैं स्टोरी को स्टार्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली क्या कहता है, 2 3 के बीच में 1/x का एरिया बताओ। तो 1/x तो लॉगरिथमिक फंक्शन है, बस हमें फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम एरिया निकालेंगे। अच्छा ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये लिखा हुआ है dx/x ln x, याद आया dx/x ln x, dx/x ln x। तो dx/x का मतलब क्या होता था ln x, और ये कहाँ से कहाँ में 2 से 3 में। तो स्टूडेंट 2 से 3 में आंसर हो गया ln x। अब अपर लिमिट ln 3, लोअर लिमिट ln 2, तो ln 3 माइनस ln 2। अब log a माइनस log b हम जानते हैं, log a माइनस log b होता है log a बाई b, log a बाई b। इसी को स्टूडेंट लिखते हैं log a बाई b। हो गया आंसर स्टूडेंट। तो 2 से 3 में 1/x का जो एरिया आएगा वो कितना आने वाला है, log 3/2।